Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of October 2022. 29 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की रहेगी केवल कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बने रहिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहीं पर भी आप देख रहे थे उससे ज़्यादा बेटर कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ दिस पेन किलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा पेन किलर है जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी था, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। ऑप्शंस आर ए आइबुप्रोफेन, सी एसिटामिनोफेन, सी एस्प्रिन या डी डाइक्लोफिनैक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूं लेकिन आप अटेम्प्ट करिएगा। आंसर विल बी डी डाइक्लोफिनैक। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है मेरा। दूसरा न्यूज़ है, मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन से सोर्सेज से मीथेन निकलता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये यूपी पीसीएस 2019 का क्वेश्चन था। ए ऑप्शन इज पैडी फील्ड्स ओनली, बी टर्माइट्स ओनली, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दी अबव। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। टर्माइट से भी होता है एंड पैडी फील्ड्स को तो हम सभी जानते हैं। So that will be the thing. Graphene is a, which of the following is related to graphene? Graphene is a, option is alloy of carbon, second nanostructure of carbon, C isotope of carbon, या none of the above. So again a very good question. I hope you will try to answer this question as well. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि नैनो स्ट्रक्चर। तो ठीक है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि बकमिंस्टर फ्यूलोरीन क्या है? व्हाट इज बकमिंस्टर फ्यूलोरीन? बकमिंस्टर फ्यूलोरीन, ठीक है ना। व्हाट इज बकमिंस्टर फ्यूलोरीन? ये सवाल आपके लिए एक अलग से, जिसका आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। सो ये तो 3 सवाल थे आज के। आज का मेंस क्वेश्चन देख लीजिए, मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन। इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर देन गुड इंटेंशंस एंड वर्बल कमिटमेंट्स। इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर देन गुड इंटेंशंस एंड वर्बल कमिटमेंट्स। कमेंट ऑन दिस इन द लाइट ऑफ रिसेंट डिसीजन ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू हैव अ तमिलनाडु गवर्निंग काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी रिसेंटली आपको मैंने न्यूज़ पढ़ाई थी, 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्निंग काउंसिल बना रही है, विच इज़ फर्स्ट इन द कंट्री एज वेल। एंड किस तरीके से वो जाएगी इन द लॉन्ग वे फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, ये आपको लिखना है। लेकिन इसमें आपको लिखना है कि किस तरीके से केवल गुड इंटेंशंस या वर्बल कमिटमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शनेबल पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे कि आपने एक्शन क्या किया। हाँ, आप बोल दें कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन आप ग्राउंड में कुछ, रियलिटी में कुछ ना करें तो दैट विल नॉट सफाइस। तमिलनाडु को अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली बहुत रिकॉर्ड नंबर ऑफ रामसर साइट्स उन्होंने इंक्लूड करवाए हैं। वो डिगोंग काऊ के लिए एक रिज़र्व बना रहे हैं, एलिफेंट्स के लिए उन्होंने रिज़र्व बनाने की बात की है, ठीक है। तो इस तरीके के काफ़ी चीज़ें हैं जो कि तमिलनाडु ने वाया कमिटमेंट एंड वाया एक्शन दिखाया है। तो उनको हाईलाइट करते हुए आपको ये आर्टिकल लिखना है, इसका आंसर लिखना है। आई होप यू विल ट्राई टू राइट डाउन द आंसर फॉर दिस एज वेल। अच्छा क्वेश्चन है, लिखिएगा ज़रूर। और मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से कि आप हमारी वेबसाइट temsis.com में डेली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है वो पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही नीचे आपको कमेंट सेक्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम पेज का, तो आप वो भी प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करिएगा। डू ज्वाइन दैट, है ना, फॉर एनी फर्दर अपडेट एंड ऑल। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा नीचे, जिसने नहीं किया तो। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द एनालिसिस। और पहली न्यूज़ आपको फ्रंट पेज से दिख रही होगी, यूएपीए के रिगार्डिंग। अब यूएपीए के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया था, चिंतन शिविर हो रहा है फरीदाबाद वाले रीजन में, तो वहाँ पे चिंतन शिविर में बात करते हुए उन्होंने यूएपीए के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि क्यों टेरर ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस को स्टॉप करने के लिए यूएपीए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी टेल यू सम ऑफ द मेजर फैक्ट्स रिगार्डिंग यूएपीए, जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता दूँ। तो यूएपीए की जो
जो शुरुआत है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की जो शुरुआत है वो 1967 में हुई, 1967 में, है ना। क्योंकि आपको पता है कि नक्सलवारी जो रीजन था वहाँ पे एक मतलब इंसर्जेंसी टाइप की सिचुएशन बन गई थी जिसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत मानते हैं हम, वो 1960s के टाइम पीरियड में ही हुई थी, ठीक है ना। एंड उस समय फिर प्रेसिडेंट जो थे यानी कि राष्ट्रपति जो थे उन्होंने प्रमलगेट किया था एक ऑर्डिनेंस जिसका नाम था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। एंड दिस ऑर्डिनेंस वाज पास्ड इन 1966, 1966 में ये ऑर्डिनेंस पास किया गया था। उसके बाद फिर एक्ट आया था 1967 में, ठीक है ना। उसके जस्ट एक साल बाद 1967 में फिर वो एक्ट आया था। नाउ दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर डिक्लेयरिंग एन एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एज अनलॉफुल। मेन जो काम है इसका वो काम क्या है, फॉर डिक्लेयरिंग एन एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एज अनलॉफुल। अगर वो किस काम में इन्वॉल्व है, अगर वो किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जिसमें वो लिख करके या बोल करके या कुछ ऐसा करके इंडिया के किसी पार्ट को सशीड या अलग करने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा प्रमोट करते हैं या टेरर फैलाने की कोशिश करते हैं, कंट्री की सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो एनी ऑफ सच इवेंट्स, एनी ऑफ सच एफर्ट्स, ऐसे केस में फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या डिक्लेयर किया जाएगा, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये एक्ट के अंतर्गत ही है, ठीक है ना। अब यूएपीए की इनैक्टमेंट के बाद धीरे धीरे इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी होते रहे हैं और अमेंडमेंट 2013 में भी हुआ, अमेंडमेंट 2019 में भी हुआ और धीरे धीरे इसकी और पावर्स को बढ़ाया गया, ठीक है ना। तो 2004 में, 2013 में और 2019 में अमेंडमेंट किया गया। नाउ 2013 में जब अमेंडमेंट किया गया तो इसमें एसोसिएशंस को अनलॉफुल या फिर पनिशमेंट देने के प्रावधान किए गए फॉर पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट एंड एक्टिविटीज़ जो भी थ्रेटन कर रहे हैं कंट्री को। इसके अलावा इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एस्पेक्ट भी जोड़ा गया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एस्पेक्ट जोड़ा गया, है ना, जिसमें फिजिकल, मॉनेटरी सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, इकोलॉजिकल, एनर्जी, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी इंक्लूड की गई, है ना। इसके अलावा जो बैन ऑर्गेनाइजेशन पे पहले 2 साल का होता था, 2013 में ये बैन बढ़ा करके 5 साल का कर दिया गया, है ना। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जो बैन ऑर्गेनाइजेशन से पहले केवल 2 साल का होता था वो बढ़ा करके 5 साल का कर दिया गया 2013 में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो देयर वर अदर थिंग्स एज वेल। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी FATF है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और इससे कॉम्बैट करती है, आपके टेरर फाइनेंसिंग से कॉम्बैट करती है, ठीक है ना। तो 2019 में यूएपीए को दोबारा अमेंड किया गया और उसमें एक और पावर दे दी गई कि अब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ वो इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करने की पावर रखता है, ठीक है ना। तो 2019 में यूएपीए को अमेंड करके इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट के रूप में डेजिग्नेट करने की जो पावर है किसको दे दी गई है, दैट हैज़ बीन गिवन टू द यूएपीए एक्ट ओनली। तो यूएपीए के अंतर्गत ये पावर है कि the government is empowered now to designate individuals as a terrorist, ठीक है ना। अभी तक ऑर्गेनाइजेशन का बैन है। अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज PFI, हमको पता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में करके उसके ऊपर 5 साल का बैन लगाया गया है ना। तो दैट इज आई थिंक विच इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिंजेंट एक्ट है, बहुत आसान एक्ट नहीं है। मतलब जो भी व्यक्ति यूएपीए के अंदर पकड़ा जाता है उसको बहुत मुश्किल होता है कि बेल मिल पाए या कुछ भी ऐसा मिल पाए। क्यों, क्या ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़ तो रिमांड पीरियड जो है वो यहाँ पे 30 दिन का होता है। यूजुअली 15 दिन का रिमांड पीरियड होता है, बट यहाँ पे 30 दिन का रिमांड पीरियड हो सकता है। दूसरा, यूजुअली जो चार्जशीट है वो 90 दिनों में आपको दायर करनी होती है, बट यहाँ पे पुलिस को 180 दिन मिलते हैं चार्जशीट दायर करने के लिए। अब हाँ, ये अलग बात है कि ये जो 90 एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं वो तभी मिलेंगे जब प्रोसिक्यूटर आपकी तरफ से बोलेगा कि क्यों रिपोर्ट फाइल नहीं की जा सकती 90 दिन में, लेकिन 180 दिन का प्रावधान है। तीसरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बेल मिलना कठिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक सेक्शन है 43D5, ये जरूर याद रखना क्योंकि ये न्यूज़ में भी था, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में भी। सेक्शन 43D5 जो है उसमें यह है कि इसमें जो
ओनस होता है ये प्रूफ करने का कि निर्दोष है, ये जो एक्यूज होता है उसके ऊपर होता है। तो इसमें जैसे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है, नॉर्मल जो फंक्शनिंग है कोर्ट का वो वर्क करती है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बेसिस पे। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन यूएपी एक्ट के अंतर्गत एक अलग चीज होती है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का मतलब क्या होता है, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो एक यहाँ पे ये अंतर जरूर आता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट फैक्ट एज वेल। सेक्शन 43D5 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उसमें सेक्शन 43D5 कहता है कि बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू अ सस्पेक्ट इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द चार्जेस आर प्राइमा फेसी ट्रू। अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो चार्जेस हैं वो प्राइमा फेसी यानी देखने से सही लग रहे हैं, तो फिर वो नहीं देंगे उनको, मतलब दे विल नॉट बी गिविंग द बेल इन दैट केस। तो ये प्राइमा फेसी तो हमेशा लगेगा, क्योंकि वो चार्जशीट होती है, वो इतना प्रोसिक्यूटर बोलता है तो गवर्नमेंट की बात ही सुनेंगे ना, कन्विक्ट की बात थोड़ी सुनेगा कोई, याद रखिएगा ना। सेकेंड है प्ली टू प्रोटेक्ट टुलू एंड कोडावा लैंग्वेजेस इन कन्नड़ा बिल। अब यहाँ पे कर्नाटका में एक मुहिम चल रही है कि उनकी लैंग्वेजेस, जैसे जो कि वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तुलु लैंग्वेज एंड कोडावा लैंग्वेजेस। तो कोडावा और तुलु के जो स्पीकर्स उन्होंने डिमांड की है कि भैया हमारी लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अभी रिसेंटली ड्राफ्ट आया है कन्नड़ा लैंग्वेजेस कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बिल 2022 का, कन्नड़ा लैंग्वेजेस कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बिल 2022 का, जिसका एम है to ensure the extensive use and propagation of Kannada in the state। अब वहाँ के लोगों को लग रहा है कि कन्नड़ा को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है तो कहीं तुलु और कोडावा लैंग्वेजेस अपना महत्व खो ना जाए। और वैसे भी कोडावा लैंग्वेज अगर आप देखें तो ये एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, कोडावा लैंग्वेज एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो लेट मी टेल यू मेनी थिंग्स अबाउट लैंग्वेजेस नाउ। कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले हम तुलु की अगर बात करें, तुलु लैंग्वेज की बात करें, तो तुलु लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज है। लगभग 17 से 18 लाख लोग हैं जो कि तुलु लैंग्वेज बोलते हैं। तो तुलु लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग बोलते हैं। तुलु इज अ द्रविडियन लैंग्वेजेस एंड स्पोकन मेनली इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी ऑफ कर्नाटका एंड कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो कहाँ कहाँ बोलते हैं, दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी ऑफ कर्नाटका एंड कासरगोड ऑफ केरला, यहाँ बोली जाती है। सेंसस 2011 के अंतर्गत 18,46,427 स्पीकर्स थे तुलु लैंग्वेज के। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 18,46,427 तुलु स्पीकर्स थे। एंड तुलु इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट द्रविडियन लैंग्वेज विद द हिस्ट्री ऑफ मोर देन 2000 ईयर्स। 2000 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री है इसकी। एंड याद रखिएगा तुलु इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेजेस ऑफ द्रविडियन फैमिली। डेवलप्ड लैंग्वेज भी है काफ़ी, मूवीज़ भी काफ़ी बनती रहती हैं तुलु में, तो है ना, तुलु के में तो आप देखेंगे मूवीज़ भी बनती रहती है। एंड इनफैक्ट तुलु स्पीकर्स ने तो ये तक डिमांड की कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में इसको इंक्लूड किया जाए, शेड्यूल 8 में इंक्लूड किया जाए। कोडावा लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो साउथ द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि प्रोटो द्रविडियन ब्रांच से बिलोंग करती है। एंड दिस लैंग्वेज इसी ग्रुप की अदर लैंग्वेजेस में इरूला, कोटा, तोड़ा, कन्नड़ा, तुलु, कोरागा लैंग्वेजेस आती हैं। अच्छा, कोडावा को कोडावा टक्की बोला जाता है। कोडावा टक्की ये एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज आती है। यूनेस्को ने कहा है कि ये एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज है क्योंकि इसके केवल 1,66,187 स्पीकर्स ही हैं एज पर 2001 सेंसस। कोडावा टक्की की कोई अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, इसको लिखा जाता है कन्नड़ा स्क्रिप्ट के फॉर्म में, है ना, याद रखिएगा। कोडावा टक्की की अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से ये इंडेंजर्ड बनी है लैंग्वेज। फर्स्ट फैक्टर वाज द हलेरी डायनेस्टी। जब हलेरी डायनेस्टी आई कर्नाटका रीजन में तो कन्नड़ा को उसने लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने कन्नड़ा एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था, कन्नड़ा को एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, जिस कारण से और कोडावा थोड़ा पीछे चली गई, कोडावा तक की लैंग्वेज पीछे चली गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। थोड़ा और मैं और ज़्यादा और डिटेल बताऊँ आप लोगों को चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने और नोट कर ली हैं। तो जैसे गवर्नमेंट और यूनेस्को का एक क्राइटेरिया है कि जिस लैंग्वेज के 10,000 से कम बोलने वाले होते हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट से हटा दिया जाता है। यूनेस्को का भी यही कहना है कि 10,000 से कम बोलने वाले लोग हैं तो लैंग्वेज जो है पोटेंशियली इंडेंजर्ड हो चुकी है आपकी। मोस्ट डाइंग लैंग्वेजेस आर फ्रॉम द इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स। जो डाइंग लैंग्वेजेस हैं इंडिया की वो ट्राइबल ग्रुप से हैं। जैसे कुछ लैंग्वेजेस
के नाम मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना की, तो वडारी, कोल्हाटी, गोल्ला एंड गिसारी। ये नाम याद रखिएगा। देखो नाम बस याद रखना। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, यूपीएससी ने 2021 में पूछा, 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए। पहले वडारी, कोल्हाटी, गोल्ला, गिसारी ये लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा 11 लैंग्वेजेस हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, जिसमें ग्रेट अंडमानीज, जरावा, लेमोंगसे, लूरो, मुओट, ओंजे, पू, सानेन्यो, सेंटिनलीज, शोम्पेन, तखा, हाईलांग ये लैंग्वेजेस हैं। मणिपुर की 7 लैंग्वेजेस हैं, आइमोल, अक्का, कोइरेन, लामगांग, लांगरोंग, पुरुम, तराओ एंड हिमाचल की 4 लैंग्वेज है, बघाटी, हंदूरी, पंगवाली, सिरमौड़ी। ठीक है, लैंग्वेजेस देख रहे हो ना, ये सब लैंग्वेजेस के नाम है। फिर कुछ लैंग्वेजेस मैं आपको बताऊं, उड़ीसा की लैंग्वेजेस है जिसमें मांडा, पारजी, पेंगो आती हैं। कर्नाटका की कोरागा, कुरुबा आती है। गडाबा नैकी आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है। कोटा तोड़ा तमिलनाडु की है। मारा ना अरुणाचल प्रदेश की है। ताई नोरा, ताई रोंग असम की है। बंगानी उत्तराखंड की है। बिरहौर झारखंड की है। निहाली महाराष्ट्र की है। रूगा मेघालय की है। टोटो वेस्ट बंगाल की है। ये लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिमालयन बेल्ट से जो एक्सटिंक्ट हुई है लैंग्वेजेस में अहोम, आंध्रो, रंकास, संगमई, तोल्चा ये एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस हैं हिमालयन बेल्ट की। असम में 6 ताई कड़ाई लैंग्वेजेस हैं विच इज़ द डायलेक्ट स्पीकन बाय साउथ ईस्ट एशियन एंड चाइना। और जो उसमें से 2 तो ताई अहोम एंड ताई तुरुंग जो हैं दे हैव ऑलरेडी बीन एक्सटिंक्ट, एंड ताई खामयांग जो है उसके 50 से भी कम बोलने वाले हैं। हो इज़ अनदर लैंग्वेज दैट बिकेम एक्सटिंक्ट। हो लैंग्वेज भी है जो कि एक्सटिंक्ट हो गई, हो लैंग्वेज है ना। एंड इसके अलावा कुछ और लैंग्वेजेस मैं आपको नाम बता दूं, अधुनी, दीची, घल्लू, हेल्गो एंड कटागी ये भी आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अधुनी, दीची, घल्लू, हेल्गो एंड कटागी। अब क्यों मैंने ये सारे नाम बताए, लेट मी टेल यू। तो ये क्वेश्चन आप देखें, विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी, हो एंड कुई परटेन्स टू। ये हल्बी, हो एंड कुई क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी हल्बी और हो तो बता ही दिया। तो दे आर बेसिकली द ट्राइबल लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। 2021 का ये प्रीलिम्स था, तो ये 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब तीसरी न्यूज़ तीसरे पेज से आ गई। वायनाड फार्मर क्रिएट्स अशोक चक्र यूजिंग पैडी आर्ट। अब ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। वैसे तो आपको लगेगा क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं आपको देखा, पहले तो ये आप देख लो, ये अशोक चक्र बनाया गया है बाय यूजिंग द पैडी आर्ट बाय दिस फार्मर फ्रॉम वायनाड। वायनाड इज़ इन केरला, है ना, वायनाड केरला में है। नाम इनका जॉनसन ओलियापुरम, द नेम इज़ जॉनसन ओलियापुरम। अच्छा, इसको जो ये पैडी आर्ट है ना, इसको तांबो आर्ट भी कहा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पूछ सकता है आपसे। इसको तांबो आर्ट बोलते हैं, राइस पैडी आर्ट भी कहा जाता है, तांबो आर्ट भी कहा जाता है। इट इज़ ट्रेस्ड फ्रॉम जापान। इसका जो ओरिजिन है वो जापान से है। वेयर पीपल प्लांट द पैडी ऑफ वेरियस वेराइटीज़ एंड यूज टू क्रिएट द डिज़ायर्ड इमेज। यहाँ पे लोग जो है पैडी को प्लांट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द डिज़ायर्ड इमेजेस एंड ऑल। अलग अलग वेराइटी ऑफ पैडी इज सोन बेसिकली, एंड जापान से इसका ओरिजिन हुआ है। इसको तांबो आर्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो इन्होंने जॉनसन ओलियापुरम ने बनाई, उसमें पूकलम आया है। पूकलम का मतलब है फ्लोरल कारपेट्स, है ना। एंड इसके अलावा इन्होंने मैप ऑफ केरला, दिया, ये सब चीज़ें ऑलरेडी बना रखी हैं अपने इसके हिसाब से, ठीक है ना। अब उन्होंने अब बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये जो अशोक चक्र बनाया, इसमें इसके लिए उन्होंने कौन कौन सी वेराइटीज़ पैडी सीड्स ली, जैसे कि नज़रबाथ, कालाबाथ, काकी साला, रामली, ये पैडी सीड्स लिए। तो ये याद रखिएगा कि जैसे यूपीएससी आपसे जैसे भी लैंग्वेजेस का क्वेश्चन था ना, वैसे ये भी पूछ सकता है कि ये नज़रबात, कालाबात एंड काकी साला ये क्या है। दे आर बेसिकली द पैडी सीड्स, है ना। तो ये 4 नाम याद रखिएगा, नज़रबात, कालाबात, कालकी साला एंड रामली। तो ये आप याद रखिएगा, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। आप बहुत ही आसानी से मेरे साथ मूव करिए। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, सब आपको आता रहेगा। नोट्स आप हमारे वेबसाइट से देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप आंसर राइटिंग और ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द डेथ पेनाल्टी एंड ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस। तो यहाँ पे ऑलरेडी बात चल रही है, नाम से ही क्लियर है कि एक तो डेथ पेनाल्टी की बात चल रही है और किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस को
डिह्यूमनाइज किए जाने की बात कर रहे हैं बीबी पांडे जी। एंड सबसे पहले ऑथर ने बात की रिसेंटली जो अभी एक जजमेंट हुआ था जिसमें 3 जज थे, जस्टिस यू ललित जी थे, सुधांशु धूलिया जी थे, है ना, ये आपको पता होगा। रिसेंटली वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। एंड इस जजमेंट का नाम था MP ये मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मनोज एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, दिस वाज द केस। तो अब यहाँ पर रिसेंटली जो ये जजमेंट हुआ इसमें काफ़ी नई चीज़ें जो है वो जस्टिस यू ललित और जो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे, इन लोगों ने कही, जैसे कि उन्होंने बात की मिटिगेटिंग फैक्टर्स की। द टॉक वाज ऑन द मिटिगेटिंग फैक्टर्स। देखो, अब 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एग्रावेटिंग फैक्टर्स और दूसरा होता है मिटिगेटिंग फैक्टर। पहले ही मैंने आपको बताया है एग्रावेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि क्यों इसको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, वाई दिस पर्सन शुड बी गिवन द डेथ पेनल्टी। दूसरे होते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर्स मतलब कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड, उस व्यक्ति का नॉलेज, उस व्यक्ति का एजुकेशन, उस व्यक्ति की परवरिश कैसी हुई, सर्कमस्टांसेस जिसमें वो ग्रो किया, मतलब क्या रीज़न था कि उसको ऐसा करना पड़ा, या क्यों, क्या वो आदतन क्रिमिनल है या फिर जस्ट वो एक सर्कमस्टांसेस का मारा व्यक्ति है। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए आप मिटिगेटिंग फैक्टर्स बोलते हो। तो यहाँ पे जो जजमेंट था, ये भी रिसेंट जजमेंट जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी प्रेज भी मिला जिसको, तो वो ये था कि भैया मिटिगेटिंग फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखो। और जजेस के लिए एक गाइडलाइन तरीके का था वो कि मिटिगेटिंग फैक्टर्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि बहुत ही आपने इनफॉर्मली सुन लिया और छोड़ा, हटा दिया उसको कि चलो हटाओ, है ना, लेकिन आपको उसको पूरी तवज्जो देनी है, आपको उसको प्रॉपर एलोकेट करना है डेथ, और उसको प्रॉपर आपको थिंकिंग में लाना है कि वाई शुड द पर्सन नॉट बी गिवन द डेथ पेनल्टी। तो उसको तभी आप सोचेंगे जब आप मिटिगेटिंग फैक्टर्स देखोगे, है ना। एग्रावेटिंग फैक्टर्स तो प्रोसिक्यूशन करेगा, प्रोसिक्यूशन कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रावेटिंग फैक्टर्स बताए, लेकिन जो डिफेंस का है, यानी कि जो एक्यूज्ड की तरफ से रहेगा वो डिटरमाइन करेगा, उसकी बात सुननी है आपको, एक्यूज्ड की बात सुननी है आपको। ये सारी चीज़ें बातें की गई थी इन दिस जजमेंट। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट व्हिच वाज देयर। इसके अलावा कुछ और सेक्शंस के बारे में ऑथर ने बताया, जैसे सेक्शन 354 का सब सेक्शन 3, सेक्शन 354 का सब सेक्शन 3 जो है वो CRPC का है। क्या बोलता है वो CRPC का सेक्शन, मैं आपको बता दूं। ये कहता है व्हेन द कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जब डेथ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ से पनिशमेंट हो सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की होगी, तो ऐसे केस में अगर जजमेंट है तो जजमेंट में रीज़न, देयर शैल बी द रीज़न फॉर द सेंटेंस अवॉइडेड, तो वहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये भी इसलिए है ताकि कोई ऐसा हेस्ट में जजमेंट ना दिया जाए, प्रॉपर उसकी रीजनिंग रिकॉर्ड की जाए, है ना। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म ओनली। तो ये सेक्शन 354 का सब सेक्शन 3 भी आपको याद रखना है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 जो है, राइट टू प्री सेंटेंस हियरिंग, मतलब सेंटेंस के पहले आप जो कन्विक्ट होता है उसको आप राइट देते हो, है ना। एंड ये बच्चन सिंह के केस में हुआ था, दिस वाज इन द बच्चन सिंह फेमस रूलिंग ऑफ द बच्चन सिंह केस, इट वाज एंडोर्स्ड इन दैट 235 का सब सेक्शन 2। इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, अगर आप एक्यूज्ड को कन्विक्ट हो गया, मतलब कि एक बार ये डिटरमाइन होगा कि ठीक है हाँ गुनाह तो तुमने किया है, तो जज शैल unless he proceeds in accordance with the provisions of section 360 hear the accused on the question of sentence and then pass the sentence on him according to law। तो ये सेक्शन 235 का सब सेक्शन 2 कहता है कि एक बार कन्विक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जज जो है वो अपनी सज़ा सुना देगा, पहले उसको प्री सेंटेंस हियरिंग करनी पड़ेगी, वो पहले सुने एक्यूज्ड को, मतलब अब चूंकि वो कन्विक्टेड है तो ना वो सुने कन्विक्टेड व्यक्ति को और उसके बाद ही अपना जजमेंट पास करे। तो देयर इज़ अ राइट बेसिकली ऑफ प्री सेंटेंस हियरिंग एज वेल। और ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें भी कई यार हेस्टली जो जजमेंट्स हो सकते हैं उनको रोके जाने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। अब आपको ये पता होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं और कुछ होते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, और दोनों पे ही फोकस रखना है। अभी जो 3 जज बेंच थे उन्होंने यही बोला कि जो सेंटेंसिंग है उसमें आपको कैपिटल पनिशमेंट को रूल नहीं बल्कि एक्सेप्शन बनाना है। एंड वो कब बनेगा, जब आप रियल अपॉर्चुनिटी दोगे किसी भी कन्विक्ट को या किसी भी कन्विक्ट को कि वो अपने रियल मिटिगेटिंग फैक्टर्स के बारे में बताए और अपने बैकग्राउंड, अपने सर्कमस्टांसेस के बारे में बताए। तो यू शुड गिव अ
रियल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन पेपर आपने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी, एक जस्ट फॉर्मल आपने एक फॉर्मेलिटी टाइप से कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। देयर इज अ नीड फॉर अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू द कन्विक्ट, मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू दैट, है ना, डिफेंस फॉर दैट। तो ये आपको याद रखना है। एंड मीनिंगफुल, जब आप अपॉर्चुनिटी देंगे, जब आप रियल हियरिंग करेंगे, तभी आप उन मिटिगेटिंग फैक्टर्स को समझ सकते हैं, तभी आप कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दे सकते हैं। तो अच्छी बात है, ऑथर ने कहा कि इस जजमेंट का भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया, मीडिया ने भी इसको काफ़ी अच्छे से किया। मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस को भी काफ़ी अच्छा किया। और ऐसी चीज़ें जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, ये पूरी चीज़ें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ही पार्ट है, इनको ह्यूमनाइज बनाने में लॉन्ग वे जाएगी। दिस विल गो लॉन्ग वे इन ह्यूमनाइजिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एंड ऑथर वही ऑब्वियस सी बात है, डेथ पेनल्टी के उसकी बात कर रहा है कि डेथ पेनल्टी एक बार इंपोज कर दी गई तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू कम आफ्टर दैट। एंड डेथ पेनल्टी उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें भी देखने का समय आ चुका है कि हमको ये समझना चाहिए कि डेथ पेनल्टी आपने दे तो दी, बट वॉट इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इट इज क्रिएटिंग ऑन दैट पर्सन। एंड एक ऑथर ने कहा कि ये चीज़ देने से पहले, सेंटेंसिंग के पहले आपको ये भी सोचना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति के अंदर रिमॉर्स है अथवा नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए कि मतलब वो व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति होता है जो गुनाह करके जिसको पश्चाताप बोलते हैं, तो पश्चाताप में रहता है। दूसरा एक होता है जो अनग्रेटफुल, अनरिमॉर्सफुल रहता है, ठीक है ना। तो आप सेंटेंसिंग करने से पहले एटलीस्ट ये भी जांच लो कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ गिल्ट इन दैट पर्सन, गिल्ट था उस व्यक्ति के अंदर कि नहीं, है ना। एंड गिल्ट को डिटरमाइन करो। एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी इज बेसिकली आपको ये भी समझना है कि गिल्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि अगर वो है वहाँ पे उस व्यक्ति के अंतर्गत, तो दैट एक्ट्स एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर, इट शुड बी एक्टिंग एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर इन दैट पर्सन, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर सजेस्टेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ऑथर ने कुछ सजेशंस दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि क्रिएटिव पाथ की तरफ जुडिशरी मूव करे और ऐसी चीज़ें देखे जिससे कि वो मिटिगेटिंग फैक्टर्स को एक मीनिंगफुल हियरिंग दे सकते हैं। एंड गिल्ट डिटर्मिनेशन स्टेज में भी मीनिंगफुल हियरिंग को एक मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कन्विक्शन के बाद आप प्री सेंटेंस हियरिंग बस दो उसको मिटिगेटिंग फैक्टर्स आपको गिल्ट डिटर्मिनेशन वाले स्टेज में भी आपको उसको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है ना। एक तो होगा गिल्ट डिटर्मिनेशन का स्टेज, फिर गिल्ट डिटरमाइन हो गया तो व्यक्ति कन्विक्ट हो गया, जब कन्विक्ट हो गया तो अब सेंटेंसिंग का स्टेज आता है। तो अभी तक क्या प्रोसेस है कि सेंटेंसिंग स्टेज में फिर उसको मिटिगेटिंग फैक्टर्स देखे जाते हैं, बट आई थिंक गिल्ट डिटर्मिनेशन स्टेज में भी उसको उतना ही तवज्जो देनी चाहिए। तो आई होप दिस आर्टिकल गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। सेकेंड आर्टिकल है अलाउड COP27 मूव द निडल ऑन क्लाइमेट एक्शन। अब ये आर्टिकल लिखा गया है COP 27 जो कि इजिप्ट शर्मल शेख में होगा। इसके पहले 26वां जो COP था वो ग्लासगो में हुआ था। ऑथर ने बात की यहाँ पे कि अब हमको कुछ मीनिंगफुल अगर करना है तो सबसे पहली चीज़ तो जो ऑथर ने सजेस्ट की वो ये कहा है कि 2050 तक एनी हाउस सबको कार्बन न्यूट्रल हो जाना है ना। इसके लिए उन्होंने सजेशन दिया कि इंडिया ने जिसने कि 2070 डेडलाइन चुनी है और चाइना जिसने कि 2060 डेडलाइन चुनी है, दे शुड प्रीपोन देयर डेडलाइन टू 2050, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको टेम्परेचर को 2 डिग्री के अंतर्गत रखना है तो एनी हाउ इट इज़ नेसेसरी टू गेट योर कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050, 2050 तक आपको अचीव करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि जल्दी से जल्दी आपको जो भी आपको पीक वीक अचीव करना है थर्मल का, वो पीक अचीव करके अब आप शिफ्ट टू द रिन्यूएबल सोर्सेज, द ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट शुड बी द एम। डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। ये 3-4 मेथड्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लो, है ना। एंड ऑथर ने कहा कि जो टॉप एमिटर्स हैं जैसे कि USA हो गया, चाइना होगा, यूरोप हो गया, इन सबको कोशिश करनी चाहिए कि दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि इन लोगों ने जब 2008 की क्राइसिस थी, फिनेंशियल क्राइसिस, तो कितना ज़्यादा पैसा इन्होंने जनरेट किया। 2019-20 में कोविड आया तो भी इन्होंने काफ़ी पैसा दिया, है ना। बट क्लाइमेट चेंज के लिए केवल $100 बिलियन देने की जब बात आती है तो वो देने से ये कतराने लगते हैं। ये कहते हैं कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो वाली बात ऑथर ने वही कही है कि भैया जब आपके पास इतना सारा पैसा है, आप दे ही रहे हो, तो क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कि आप $100 बिलियन मतलब अलग से नहीं आइसोलेट करके रख सकते हो, तो कर सकते हो।
हो, दैट इज़ वेरी इजी। आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आप दे रहे हो यार इधर उधर। तो ऑथर ने वही कहा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज टू शेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे शुड शेयर, एंड दे शुड गिव दैट मनी टू द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ को नई टेक्नोलॉजीज देने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने के लिए आपको उनको देना पड़ेगा थोड़ा, है ना, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपने पीक पे हो, आपने ऑलरेडी पीक अचीव कर लिया है। तो दैट इज़ द सजेशन दैट हैज़ बीन गिवन बाय द ऑथर। तो क्या क्या ऑथर ने सजेशन दिया है? पहला तो सजेशन दिया है कार्बन न्यूट्रलिटी का बाय 2050। दूसरा दिया है डिफॉरेस्टेशन को हर हाल में रोकने का। तीसरा ऑप्शन दिया है क्लाइमेट फाइनेंसिंग, जिसको बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग, या फिर जो ये $100 बिलियन की बात है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को देना चाहिए टू डेवलपिंग कंट्रीज़। एंड चौथा चीज़ ये भी है कि जो प्रोविजंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट जो है उनकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट करना चाहिए। ग्रीन प्रोजेक्ट की तरफ शिफ्ट करो, है ना, रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे आपको वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा लेना पड़े, यू कैन टेक दैट मनी, है ना, यू कैन टेक दैट मनी फ्रॉम them, finance your projects with that, and that has been the suggestion by the author. I hope you got clarity regarding that as well. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। एंगर इन हिमाचल प्रदेश ओवर शेड्यूल्ड ट्राइब नोटिफिकेशन फॉर हट्टीज़। अब यहाँ पे पोल बाउंड हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुआ सेंटर के द्वारा, जिसमें हट्टी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड किया गया है इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, है ना। हट्टी कम्युनिटी को इंक्लूड किया गया है इन द शेड्यूल्ड ट्राइब। अभी तक ओनली एसटी कम्युनिटी जो थी इस डिस्ट्रिक्ट में, वो गुज्जर कम्युनिटी थी, एंड उन्होंने ही इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है हट्टी कम्युनिटी को इंक्लूड करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये तो सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स रहती है, लेकिन एनी हाउ दैट इज़ अ थिंग। आजम खान डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम यूपी असेंबली आफ्टर कन्विक्शन। तो आजम खान को 3 साल की सज़ा पड़ी है, इस कारण से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऑब्वियसली बात है, 2 साल से ज़्यादा कन्विक्शन होता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सेक्शन 125 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो हो गया। वो कहता है कि अगर आप एनमिटी प्रोवाइड कर रहे हो ग्रुप्स के बीच में, इलेक्शन के दौरान अगर आप एनमिटी 2 ग्रुप्स के बीच में डाल रहे हो, और रेस, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी या लैंग्वेज के कोई फीलिंग ऑफ हेट्रेड या हेट स्पीच वही वाली बात है, तो 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बोलता है कि आपको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, फाइन या दोनों, है ना। सेम यही चीज़ जो सेक्शन 505 है, सेक्शन 5051 है, और सेक्शन 153A है आईपीसी का, वो दोनों भी सेम यही चीज़ बोलते हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। 3 साल की ही सज़ा दी गई है। आगे देख लेते हैं और क्या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जहां पे हमको डिस्कस करना है। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म इज आइडल। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब फरीदाबाद में भी बात कर रहे थे चिंतन शिविर में, तो उन्होंने एक चीज़ प्रमोट की है, एक आइडिया मूट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म शुड बी देयर, है ना। ही वॉज एड्रेसिंग द स्टेट होम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। फरीदाबाद में इंटरनल सिक्योरिटी की हुई स्टेट होम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को हेड कर रहे थे। इसमें उन्होंने कहा कि वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म शुड बी देयर। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का कॉल उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे एक राशन कार्ड है, एक मोबिलिटी कार्ड है, एक लैंग्वेज है, ओनली वन साइन लैंग्वेज है, तो उसी तरीके से वन पुलिस यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि पोस्ट ऑफिस को हम देख के पहचान जाते हैं ना कि ये लाल डब्बा है, ये ऐसा सफ़ेद है, लाल है, तो ये पोस्ट ऑफिस का साइन है, वैसे ही पुलिस यूनिफॉर्म भी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और पुलिस दूर से ही देखने में समझ में आ जानी चाहिए। जिसको हेल्प चाहिए वो हेल्प ले ले, जिसको भागना है वो भाग जाए। तो ये सारी चीज़ें, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे न्यूज़ है 21.4 लाख टीवी केसेस नोटिफाइड इन इंडिया इन 2021। 21.4 लाख टीवी केसेस नोटिफाई किए गए इंडिया में इन 2021। अब ये जो है इंडिया का जो टीबी इंसिडेंस है 2021 के लिए, वो 210 पर 1 लाख पॉपुलेशन है, 210 पर 1 लाख पॉपुलेशन, एज़ कम्पेयर टू द बेसलाइन ईयर। जो बेसलाइन ईयर 2015 का बेसलाइन ईयर है, वहाँ पे जो इंसिडेंस था वो 256 पर 1 लाख पॉपुलेशन था। एंड देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन ऑफ 18%। आप देखेंगे कि ये 18% का डिक्लाइन आपको टीवी इंसिडेंस में देखने को मिलेगा। और ग्लोबल एवरेज जो इंसिडेंस डिक्रीज़ हुआ है वो 11% हुआ है। तो हमारे यहाँ 18% डिक्लाइन हुआ है, ग्लोबल एवरेज 11% है। इसका मतलब है कि वी आर परफॉर्मिंग ठीक ठाक इन दैट, इन डिक्लाइनिंग द केसेस एंड ऑल। एंड इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि अभी WHO की एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। ये रिलीज़ की गई अक्टूबर 27 को। उसमें ये बताया गया WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ठीक है ना। WHO की ग्लोबल
ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट। वैसे इंडिया के पास हाईएस्ट बर्डन था ऑफ ट्यूबरकुलोसिस केसेस एंड ऑल, बहुत ज़्यादा बर्डन है। अगर एब्सोल्यूट नंबर देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। और इसको कम करने के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ ऑलरेडी टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल ही रहा है, तो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम इज स्टिल गोइंग ऑन, सो दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ और न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो you can move ahead very easily from here. There is no news item now, so that is it for the day. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.